हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 24 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटी सी ये वीडियो आप देखिए। ओनली आईएएस का प्रीलिम से पहले मैराथन वीडियोस देखा था करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर वीडियो थी आपने देखा ही है कि ये ऑल इंडिया रैंक 98 की है, ठीक है, मुस्कान की। तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है कि इन्होंने क्या फॉलो किया था, जो प्रीलिम्स के पहले जो हमारी मैराथन वीडियोस आती हैं, ठीक है, तो वो इनको बहुत हेल्प करी। इनफैक्ट ना इनका ये थर्ड अटेम्प्ट था। इसके पहले दो बार ये प्रीलिम्स अटेम्प्ट नहीं, प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर पाई थी, बट इस बार इन्होंने प्रीलिम्स मैराथन वीडियोस को बहुत अच्छे से यूज किया एंड अपनी रिवीजन को उससे सब्सटेंशिएट किया। तो इस बार भी हमारी टीम की तरफ से इसी तरह की रिवीजन वीडियोस आपको दी गई हैं। अगर किसी ने अभी तक इनको नहीं देखा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के, सॉरी, जो यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन के अंदर जाके इन सभी वीडियोस को देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की इन्होंने बात करी थी, हिस्ट्री की बात करी। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। चाहे सी सेट की बात कर लो, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, ये सारे आपको लेक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर कुछ भी आपका पेंडिंग है तो मेक श्योर कि आप रिवीजन को अपनी सब्सटैंशिएट कर सकते हो इसके अंदर, ताकि आपका एग्जाम को आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। आप अपने फ्रेंड्स को भी इनफैक्ट ये चीजें रेफर कर सकते हो, क्योंकि देखो, आप बात करो ना, कोई भी आप बात कर लीजिए, रैंक 2 बात कर लीजिए, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 8, रैंक 10, उसी तरह से टोटल 250 प्लस सिलेक्शंस हमारी टीम की तरफ से हुई हैं इस बार, ठीक है। तो आप सभी को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, हमारी पूरी ओनली एज कम्युनिटी मेंबर्स को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है। एंड साथ ही साथ आप नोटिस कीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आपका सुमित सर के द्वारा जो एडिटोरियल डिस्कशन था उसको तो फॉलो किया ही है, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए उन्होंने कंसिस्टेंटली प्रीलिम बूस्टर को फॉलो किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला, इनफैक्ट रैंक 116 से मिला और भी स्टूडेंट्स से मिला। उन्होंने बताया कि कैसे प्रीलिम्स क्रैक करने के अंदर उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट प्रीलिम बूस्टर हो गया, कुछ और जो इस तरह की मैराथन वीडियोस हो गया, इन्होंने उनको बहुत हेल्प किया एंड उस बेसिस के ऊपर वो अपने प्रीलिम्स को अच्छे से क्रैक कर पाए, ठीक है ना। तो मेक श्योर आप इन प्रीलिम्स को, जो हमारी प्रीलिम बूस्टर की डिस्कशंस होती हैं, एडिटोरियल डिस्कशंस होती हैं, इनको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए एंड आई एम वेरी श्योर आप अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक करोगे। साथ ही साथ आप नोटिस कीजिए, इस एग्जाम के अंदर ना हमें कुछ बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी देखने को मिली। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रैंक 917 की। देखो, ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, ठीक है। इनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर ना इनकी आप हार्ड वर्क को आप देखोगे ना तो आप बहुत ही इंस्पायर होगे। सर वो कैसे? देखिए, इनका रैंक 917 है, पर इनके आप नोटिस करेगा कि यहाँ पर दोनों पाँव नहीं है, ठीक है, एक हाथ नहीं है इनका, और एक हाथ में सिर्फ दो ही उंगलियां हैं। तो ऐसे टाइम्स पे ना लोग अक्सर बोलेंगे कि कंप्लेन करेंगे कि यार अच्छा ये नहीं है मेरे पास तो वो नहीं है, ठीक है। पर आप इनकी डेडिकेशन देखिए, राइट। और डेडिकेशन के अंदर ना कोई एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए कि मैं तो इस वजह से आईएएस नहीं बन पाया, मैं तो इस वजह से सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर पाया। देखो, जिन लोगों को एक्चुअल में इनकी ना तलब होती है, एक तरह से बोलते हैं ना कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है, अगर आप वेरी श्योर हो कि मुझे ये चीज करनी ही है, तो चाहे जितनी मर्जी आपकी लाइफ के अंदर मुश्किलें आती है ना, आप उनको करके दिखाते हो, जैसा कि यहाँ पे सूरज तिवारी जी ने भी करके दिखाया है। गेटिंग द पॉइंट। तो मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपका कभी ना कभी का टारगेट है, हो सकता है आप में से कुछ लोग 2023 को टारगेट कर रहे हो, किसी का टारगेट ईयर 2024 होगा, किसी का टारगेट होगा 2025 या इसके बाद का भी हो सकता है। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपका टारगेट है और साथ साथ क्या आपकी मनपसंद सर्विस है। तो बताओ, जैसे मान लो आपकी आईएएस है तो आईएएस 2024 नीचे कमेंट्स में आप मुझे बताओ। किसी की हो सकता है आईएफएस हो, किसी की आईपीएस हो सकती है। तो जो भी कुछ आपकी सर्विस है, आप आपकी फेवरेट सर्विस आप पाना चाहते हो और कौन से साल में पाना चाहते हो, नीचे कमेंट्स में बताओ। आई एम वेरी श्योर कि आपने अगर इसको हार्ड वर्क को अपने करते रहे इस तरह से, तो आप अपनी मनपसंद सर्विस को डेफिनेटली आप क्रैक कर पाओगे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारी स्टोरीज अच्छे से समझ आई होंगी। अब स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टीजमेंट एक्ट। देखो, समझने की कोशिश करो। 2019 में क्या हुआ ना, हमारी सरकार ने क्या किया, ई सिगरेट्स के ऊपर बैन लगा दिया। और बैन भी पूरा, कि ना आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, ना मैन्युफैक्चर कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट, सेलिंग, स्टोरेज, हर चीज के ऊपर यहाँ पे हमारे ई सिगरेट्स के ऊपर बैन है। पर आप नोटिस करोगे कि सर बैन तो है, पर कई बार देखने को मिल जाती है ये तो मार्केट के अंदर चीजें। बहुत सारे आजकल तो 12-12 मतलब 14-15 साल के जो युवक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके पास भी आजकल हमें ई सिगरेट्स देखने को मिल जाती हैं। तो सरकार ने भी यही चीज देखी, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया ना, एक पब्लिक नोटिस इशू कर दिया कि एक्ट तो हमारे पास है पर उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो अगर अब कोई पकड़ा गया ना तो बहुत उसके ऊपर हम उसको स्ट्रिक्टली यहाँ पे हम उसके साथ डील करेंगे। थोड़ा सा देखो, मैंने पहले भी आपको ई सिगरेट्स के बारे में बताया था, थोड़ा सा वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। अब होता क्या है ना, ई सिगरेट्स के अंदर आपको एक देखने को मिलती है ये
नीचे वाली जो बैटरी होती है, एक ऊपर आपको इसके ऊपर एटमाइजर देखने को मिलता है, एंड आखिरी चीज जो ऊपर होती है एक डब्बा होता है इसके ऊपर। उस डब्बे के अंदर आप क्या डाल सकते हो, कोई भी आप लिक्विड डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, एक हो गया आपका बैटरी, एक एटमाइजर हो गया, और तीसरा हो गया आपका एक बॉक्स जिसमें आप लिक्विड डाल सकते हो। अब जैसे ये बैटरी ऑन होगी ना, आप जैसे इसका स्विच ऑन करोगे बैटरी ऑन होगा, तो जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड की मैं बात कर रहा हूँ, ये लिक्विड हीट अप होने लग जाएगा। ठीक है सर। और जैसे ही लिक्विड हीट अप होगा तो क्या बनेंगे उसके, वेपर बनेंगे, और उसी से ये भाप वगैरह बन जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस वर्क करता है। अब होता क्या है, देखो हमारी गवर्नमेंट ने इसको क्यों यहाँ पे कर रखा है, इसको बैन। देखो होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो युवक होते हैं, उनमें ना स्टार्टिंग में इसको यूज करना लग जाते हैं कि देखने में कूल लगता है सर। ठीक है ना, नॉर्मली वो सिगरेट्स नहीं पीते, बट उसकी जगह क्या करने लगे हैं कि पहले यहाँ से स्टार्टिंग होती है ई सिगरेट्स पीने से, कि अच्छा ये तो कूल लग रहा है देखने में, मेरे दोस्त भी करते हैं, तो वहां से स्टार्टिंग करते हैं। फिर एक तरह से इसकी लत लग जाती है, फिर सिगरेट्स हो गया, और बाकी चीजों जो अलग अलग तरह के ड्रग एडिक्शन में भी वो मूव करने लग जाते हैं। इस वजह से हमारी सरकार ने इन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के ऊपर पूरा यहाँ पे बैन लगा दिया है। अब ई सिगरेट्स की डेफिनेशन यही है, ठीक है ना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर आप वेपर क्रिएट होता है इनहेलेशन के लिए, वो यहाँ पे इस एक्ट के हिसाब से इसकी डेफिनेशन है। और पूरा जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी तरीका नहीं हो सकता, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, हर चीज के ऊपर यहाँ पे हमारा यहाँ पे बैन है, तब भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो कोई इसका पकड़ा गया, ठीक है ना, कोई ऑफेंस करता है पकड़ा गया, तो क्या होता है, 1 साल तक की उसको जेल हो सकती है, साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का फाइन, या दोनों हो सकते हैं। अगर उसके बाद भी ऑफेंस करता हुआ देखने को मिलता है तो 3 साल तक की जेल और 5 लाख तक का आपको फाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ आप इसको स्टोरेज भी नहीं कर सकते, तो आप नोटिस करोगे ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर स्टोर करते हुए पाए गए हो तो 6 महीने तक की सजा और 50,000 रुपए तक का फाइन, या दोनों ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो आई होप ये ई सिगरेट्स के रिगार्डिंग आप चीजें समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, फिपिक के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे ना, जब हमने G7 का डिस्कशन किया, फिर बाद में हमने थोड़ा पपुआ न्यू गिना जो PNG है उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। अब उसी के अंदर हमें एक डिस्कशन थोड़ा सा करना है FIPIC के बारे में। सर ये क्या है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन। अब कल याद करो, मैंने आपको उसकी लोकेशन दिखाई थी पपुआ न्यू गिनी की, साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इस एरिया के अंदर और भी बहुत सारे हमें छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब उन्हीं के साथ इंडिया कैसे कॉपरेट करे, उसके लिए हमारे पास एक फोरम है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन। तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे अपना जो रिमार्क्स थे वो भी डिलीवर किए। तो इस बार का जो तीसरा फिपिक समिट था ना, वो हुआ कहाँ पर, पोर्ट मोरेस्बी, पपुआ न्यू गिनी, PNG के अंदर ये देखने को मिला। आप जानते ही होंगे PNG की जो कैपिटल सिटी है, कल मैंने आपको दिखाया भी था मैप के अंदर, वो यहीं पर देखने को मिल जाती है। और नोटिस करना ये कौन सा समिट था, ये तीसरा ऐसा समिट था। अच्छा सर, तो इसका मतलब पहले भी 2 समिट हो रखे हैं? बिल्कुल, 2014 में इसका पहला समिट हुआ था, वो समिट हुआ था फिजी के अंदर। फिर उसके बाद 2015 में भी एक समिट हुआ, वो हुआ हमारे इंडिया के अंदर, जयपुर के अंदर। ठीक है ना, तो वहां पर दूसरा समिट देखने को मिला था, तो अब ये हुआ है तीसरा समिट इसके अंदर देखने को मिला है। तो अलग अलग कंट्रीज, जो भी सारी हमने कल कंट्रीज डिस्कस की ना, जैसे फिजी हो गया आपका, PNG तो है ही है, टोंगा हो गया, वनाटू हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, ठीक है, इस तरह की सोलोमन आइलैंड हो गया, ये इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हमें देखने को मिल जाती हैं। तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं यहाँ पर, इंडिया तो है ही है, तो उसके साथ 14 पैसिफिक आइलैंड्स कंट्रीज हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसको को चेयर किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, साथ साथ जो PNG के जो वहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर जेम्स मेरापे, उनके द्वारा इसको यहाँ पे को चेयर किया गया। तो अलग अलग चीजें हमने यहाँ पे अनाउंस करी, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोट्स कर सकते हो, हेल्थ केयर हो गया, साइबर स्पेस के अंदर हम कैसे कॉपरेट करें। साथ में आप जानते हो कि ज्यादातर जो कंट्रीज है ना, थोड़ी गरीब कंट्रीज हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इंडिया की तरफ से बहुत सारे यहाँ पे इनके लिए इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया गया। पानी का यहाँ पे कई बार इशू रहता है, तो इंडिया ने प्लेज किया कि हम डीसैलिनेशन यूनिट्स इनको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ MSME सेक्टर को कैसे यहाँ पे डेवलप करना है, उसके रिगार्डिंग हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। जो जन औषधि सेंटर्स हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप भी जानते हो ना कि हमारे पास एक स्कीम है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है ना, उसके अंतर्गत क्या हो रहा है, जो मेडिसिन है ना, उनको हम अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वो यहाँ पर भी हम सेंटर्स यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। साथ साथ डायलिसिस यूनिट हो गया, सी एम्बुलेंसेज यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी इन ऑल दीज 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फिपिक स्टार्ट हुआ था कब, 2014 के अंदर, पहली मीटिंग उसकी हुई थी फिजी के अंदर, उसको होस्ट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दूसरी मीटिंग हुई जयपुर के अंदर, दूसरा समिट जो था। एंड इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि इन 14 कंट्रीज के साथ इंडिया यहाँ पे कॉपरेट करता है। साथ साथ आप नोटिस कर सकते हो, साउथ साउथ कॉपरेशन की जब हम बात करते हैं ना, वहां पर इंपॉर्टेंट रोल है। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि G20 के अंदर इंडिया का एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि साउथ साउथ कॉपरेशन हम इसको प्रमोट करें।
जो कहीं ना कहीं जो थोड़ी कंट्रीज अभी उतना डेवलप नहीं हो पाई हैं, उनके साथ हम कॉपरेट करते हुए उस डायरेक्शन में वर्क करें। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारी तरफ से फिक्की है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि कैसे यहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को हमें प्रमोट करना है। राइट, अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज परख। सर परख क्या है? देखो परख की फुल फॉर्म समझो, इट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, आई रिपीट, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री की यहाँ पे परख के रिगार्डिंग मीटिंग हुई है। देखो आप समझने की कोशिश करो, इंडिया में क्या होता है ना, अलग अलग हमें बोर्ड देखने को मिलते हैं। सर बोर्ड कहने का मतलब, जैसे एक तो आप जानते हो सीबीएसई है, उसी तरह से अलग अलग आपके स्टेट बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, पंजाब स्टेट बोर्ड हो गया, हरियाणा का अलग हो गया, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अभी जो इतने सारे हमारे बोर्ड्स होते हैं, स्कूल बोर्ड्स होते हैं, उनमें कुछ तरह की यूनिफॉर्मिटी लेके आनी होती है ना। ठीक है ना, तो परख क्या है ना, परख दरअसल में यही काम करता है। इंडिया का नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है, जो कि अलग अलग बोर्ड्स के अंदर एक तरह की यूनिफॉर्मिटी लाने की यहाँ पे बात करता है। तो जो भी डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं, यूटीज हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आने की बात है। ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो एक कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट मान लो एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में मान लो जाता है और उसको बड़ी दिक्कत आती है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो इसलिए क्या चाहिए, हमें इंश्योर करना होता है कि डिफरेंट जो भी स्टेट बोर्ड्स है ना, या यूटीज के बोर्ड्स हैं, उनके अंदर एक तरह का यूनिफाइड नेटवर्क हो। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? परख करता है। तो परख के लिए हमने एक सेंटर बनाया है, नेशनल असेसमेंट सेंटर, जो कि किसके अंतर्गत आता है? एनसीईआरटी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बता भी रहा था, रेगुलेटर है। ठीक है, डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स को साथ में लेके आना है, और एक सीमलेस ट्रांजिशन होना चाहिए कि अगर आप मान लो एक जगह से एक स्टूडेंट मान लो एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड की तरफ मूव किया है, तो वहां पर उसका ट्रांजिशन काफी स्मूथली होना चाहिए। तो ये चीजें आप ध्यान में रखोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और, हमने कल भी एनईपी के बारे में डिस्कशन किया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पर इसको एनईपी के पार्ट के तौर पे ही इसको लॉन्च किया गया है। साथ में अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके और भी काम हो जाते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, साथ साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट हो गया। और नोटिस करो ना, इसका नाम ही क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बात कर दी ना उसने होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो ओवरऑल एक चाइल्ड की हम पूरी कंप्लीट डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ये भी इसके फंक्शंस के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो परख के रिगार्डिंग जो हमें अच्छे से पता होने चाहिए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आईएनएस सिंधु रत्ना। अब देखो जो आईएनएस सिंधु रत्ना है, ये क्या है? पहली बात तो समझो, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। अब सबमरीन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, सबमरीन की सबसे अच्छी चीज क्या होती है? कि अंडर वाटर काम करती है। ठीक है ना, तो अंडर वाटर इसकी कैपेबिलिटीज होती हैं, तो पानी के नीचे काम करेगी, तो छुप के काम करा जा सकता है। ठीक है ना, कुछ अलग अलग पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इसका यूजेज इसी चीज में है। अब सबमरीन देखो आप जानते हो, न्यूक्लियर पावर्ड भी होती है और डीजल वाली भी होती है। ठीक है ना, अब ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है ना, इसमें दिक्कत क्या होती है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना इनको ऊपर आना पड़ता है। ठीक है, एक बार मान लो ये नीचे काम कर रही है ना, फिर बाद में इनको थोड़े टाइम के बाद ऊपर आना पड़ता है, ताकि इनका जो इंजन है वो ढंग से वर्क कर पाए उस चीज के लिए। वेयर एज जो हमारी न्यूक्लियर होती हैं, उनका जो सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग तरह से वर्क करता है। वो काफी ज्यादा लंबे टाइम तक क्या कर सकती हैं, अंडर वाटर कैपेबिलिटीज होने की वजह से बहुत लंबे टाइम तक काम कर सकती हैं। इस वजह से क्या होता है, इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे एनिमी के लिए। वेयर एज डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थोड़ा आसानी से डिटेक्ट करी जा सकती हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि बार बार इनको ऊपर आना पड़ता है। तो आईएनएस सिंधु रत्ना कौन सी है? ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही देखने को मिलेगी हमें, फॉर द किलो क्लास कह लो, सिंधु घोष क्लास कह लो, जो हमें रशिया से हमें देखने को मिली है। तो अभी न्यूज में क्यों थी? न्यूज में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर ना एक मेजर अपग्रेड किया गया है इसके अंदर, आईएनएस सिंधु रत्ना के अंदर। तो काफी करने के बाद, अपग्रेड करने के बाद ये वापस मुंबई पहुंची है, तो इसलिए हमें ये न्यूज में हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 877। इसके अंतर्गत क्या हुआ ना, इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है एंड साथ ही साथ जो रशिया है, उसके साथ हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे। उस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंतर्गत इस पर्टिकुलर आईएनएस सिंधु घोष को हमने यहाँ पे बनवाया था। ठीक है, तो इंडियन नेवी के अंदर आप देख सकते हो 1988 के अंदर इसको कमीशन किया गया था। और देखो इतने पुरानी हो चुकी है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें उसके अपग्रेडेशन की तो जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली वही चीज हमें अभी अपग्रेड हमने इसको किया है, इसी वजह से ये डेफिनेटली न्यूज में थी। तो अभी जो MRLC प्रोसेस है ना, आपको इस प्रोसेस के डिटेल में नहीं जाना। मीडियम रिफिट लाइफ सर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ है, ये अपग्रेड किया गया है रशिया के द्वारा, और इस वजह से इसकी लाइफ को
और भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कुछ नए मॉडर्नाइज्ड वेपन्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आईएनएस सिंधु रत्ना के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। कल मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना? इसका क्विकली मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि हर साल क्या होता है, एक पूरे मंथ लंबा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कैंपेन या फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कुछ कम्युनिटीज़ के द्वारा, जहाँ पर क्या होता है कुछ जो कम्युनिटीज़ होती हैं या ट्राइब्स होती हैं, वो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ के सैपलिंग्स को प्लांट करती हैं। देखो यहाँ पर दरअसल में बात हो रही है मॉनसून सीज़न की। मॉनसून सीज़न के अराउंड क्या होता है ना, जो हमारी गोंड है और कोरकू ट्राइब्स हैं, ये मध्य प्रदेश के आसपास हमें देखने को मिल जाएंगी मोस्टली, ठीक है? सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि वो एक हरी जिरोती इस नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा सर, तो इसमें होता क्या है? दरअसल मैं नोटिस करूँ ना, मानसून की बात हो रही है तो थोड़ा ग्रीनरी के साथ इसको लिंक किया जाता है, ठीक है? अब 1 महीना चलता है पूरा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ट्राइबल्स होते हैं, गोंड और कोरकू की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, ये फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ के सैपलिंग्स को यहाँ पे प्लांट किया जाता है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के अंदर, जिसका नाम क्या है, हरी जिरोती। तो ये बात है आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से आप देख सकते हो भूटिया और लेपचा, ये आपको आई थिंक सिक्किम के अराउंड देखने को मिल जाएँगे, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं। उसी तरह से इरुला की बात कर लो, टोडा की बात कर लो, ये आपको तमिलनाडु में मोस्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है? सहारिया और अगरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी मध्य प्रदेश के आसपास देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? देखो, एक बात नोटिस करना, मैं यहाँ पे आपको अप्रॉक्सिमेट एरिया बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु का अंदर मिलते हैं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ तमिलनाडु के अंदर ही मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर कंसंट्रेशन की वहाँ पर है। उसी तरह से बाकियों की भी मैंने उस हिसाब से आपको कंसंट्रेशन बताने की कोशिश करी है, पर ध्यान रखना इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में भी एंड कोरकू एंड गॉन ट्राइब के बारे में भी अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए, उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको ये 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इन पाँचों क्वेश्चंस का आंसर कौन-सा ट्रू है, कौन-सा फॉल्स है, मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कल जो आपको पाँचों क्वेश्चन दिए थे, उनका क्विकली मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था पीएनजी, तो पीएनजी एक आइलैंड कंट्री है जो साउथ वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर देखने को मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। हमने डिस्कस भी किया था कि मेलानेशिया, ठीक है, उसके अंदर हमें ये पीएनजी देखने को मिल जाएगी। बात करें जी7 की, तो क्या इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी में है? नहीं। हमने डिस्कस किया था कि जी7 का ना ही कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ही इसके कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। तीसरा बात कर रहा है वो स्टार्स प्रोग्राम की, तो स्टार्स प्रोग्राम क्या आईएमएफ के द्वारा फंडेड है? नहीं, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। बात करें फोर्थ की, आईएनएसवी तारिणी, तो बिल्कुल तारा तारिणी टेम्पल जो कि बैंक ऑफ रिवर ऋषिकुल्या इन उड़ीसा, हमें उसी पे देखने को मिलता है, उसी वजह से उसका मतलब बेसिकली नाम रखा गया है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। पांचवा, बाओब ट्रीज, क्या ये डेसिडियस ट्रीज हैं, एंडेमिक टू इंडिया? नहीं सर, ये भी फॉल्स है। दरअसल में जो पर्टिकुलर ट्रीज है ना, आप बात कर लो अफ्रीका की, बात कर लो ऑस्ट्रेलिया की, बात कर लो मेडागास्कर की, बात जो हम करते हैं, वहां पर मेजरली देखने को मिलते हैं। फिर इनको बाकी जगह पे और इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे एशिया हो गया, इंडिया के अंदर हो गया, वहां पर हमें इस तरह से इंट्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो पांचवा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। इसी तरह से इन पांचों क्वेश्चन का आंसर और साथ साथ आपकी क्या सर्विस प्रेफरेंस है, कब आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करोगे, ताकि थोड़ा जोश भरो ना अपने अंदर, तो उसलिए मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजें भी डेफिनेटली बताइएगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आप माई टेलीग्राम चैनल ओनली आइस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।